Welcome to the Islamabad United podcast, hosted and produced by Backward Point. मेरा नाम है नजर सैयद और मैं हूं बशार। और आज के हमारे गेस्ट थे हनीफ मलिक। हनीफ भाई साहब ने बात की उनकी कोचिंग जर्नी के बारे में, उन्होंने किस तरह रिसर्च की मेंटल गेम के बारे में, क्योंकि वो एक मेंटल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं। उन्होंने काम किया है विद प्लेयर्स लाइक शान मसूद, रुमान रेस और भी रिसेंटली साइम अयूब के साथ। तो प्लेयर्स को क्या एडवाइस देते हैं, किस तरीके की उनकी कंडीशनिंग करते हैं और क्या एक ऑरा बिल्ड करते हैं उनके अराउंड के वो अच्छा परफॉर्म करें और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें। I think Hanif Malik is actually taking the Pakistan cricket team and the Islamabad United team to a new era. इस तरीके से वो अपनी कोचिंग को execute करते हैं. It's not been done before in at least the circles of Pakistan. I implore everybody to sit back and relax and listen to the whole thing. उनकी journey भी बहुत excruciating है, and the way he lifts and uplifts his players is lovely to see. Sit back and relax and enjoy this Islamabad United podcast. हनीफ मलिक, हनीफ भाई, वेलकम टू द इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? कब इस्लामाबाद पहुंचे आप? मुझे 2 दिन हो गए इस्लामाबाद आए हुए और बस फिर आपके सामने अभी कैंप कल से स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं आगे कैसे जर्नी चलती है। क्या रोल है आपका इस्लामाबाद की टीम में? मेरा रोल, क्योंकि ये जो रोल है कि ये मैंने ना खुद अपने लिए डिज़ाइन किया है, क्योंकि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है परफॉर्मेंस निकालना। तो हमारे सर्किट के अंदर इस तरह का कोई रोल होता नहीं था, तो फिर मैंने रेहानुल हक से रिक्वेस्ट की कि यार मुझे परफॉर्मेंस कोच की डेजिग्नेशन चाहिए। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ये डेजिग्नेशन क्या करेगी। मैंने ये करेगी कि कोचेस प्लेयर्स के बीच में एक लिंच पिन का काम करेगी, ताकि कोचेस का जो प्लान है वो प्लेयर्स तक जा सके और प्लेयर्स का जो माइंडसेट चल रहा है वो मैं कोचेस को बता सकूं। और फिर मेरे पास परफॉर्मेंस कोच से क्या होता है, डोमेन बहुत बड़ा हो जाता है। मैं बैटिंग में भी जा सकता हूँ, मैं फील्डिंग में भी जा सकता हूँ, मैं बॉलिंग में भी जा सकता हूँ और फिर टीम कल्चर में भी जा सकता हूँ, एनवायरनमेंट में भी जा सकता हूँ, गेम माइंडसेट में भी जा सकता हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने ना अपने लिए खुद डिज़ाइन किया ये कि मुझे परफॉर्मेंस कोच होना चाहिए, ताकि मेरा जो डोमेन है ना वो टीम के अंदर बढ़ जाए। आपने भी टीम कल्चर की बात की और आप हमसे ऑफ कैमरा भी थोड़ी सी बात हुई थी, तो आप उस टीम कल्चर की प्रेजर्वेशन के बारे में बड़ी बात कर रहे थे कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लेयर की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, एनवायरनमेंट जो है ना, हम प्रोडक्ट होते हैं अपने एनवायरनमेंट की। तो जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे रिजल्ट्स होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारा टीम गोल है वो उसके लिए लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाए, ताकि हमें एम्फेसाइज नहीं किया जाए चीज़ों में। वो एनवायरनमेंट जब बना होगा तो सब उस एनवायरनमेंट के अंदर खुद आ जाए और जो हमारा कॉमन गोल, जिस वजह से हम यहाँ सारे के सारे मौजूद हैं, उसकी तरफ हम मिल के एनर्जी लगा सकें। जब हमारा एनवायरनमेंट नहीं बनता और चीज़ें अलग डायरेक्शन में जा रही होती हैं, तो जितनी भी एनर्जीज़ होती हैं वो अलग अलग इस्तेमाल हो रही है। तो मेरा ये कोशिश होती है कि सारी एनर्जीज़ को एक तरफ लाएं और एक कॉमन गोल की तरफ जाना शुरू कर दें। आपने भी बोला कि ये जो रोल है आपका, ये आपने खुद डिज़ाइन किया है, तो कहाँ से आपको ख्याल आया कि गेम के मेंटल एस्पेक्ट पे काम करना चाहिए? कैसे शुरुआत हुई इसकी? देखें, ये हुई जब मैं अपने प्लेइंग कैरियर में था ना, तो ये वहाँ से शुरू हुई कि हमारे सीनियर प्लेयर और हमारे कोचेज़ आके बोलते थे, यार आप मेंटली टफ होना चाहिए, आपको टेक्टिकली अवेयर होना चाहिए, आपको स्ट्रेटेजिकली अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। बस वो सवाल छोड़ जाते थे, उसका जवाब नहीं होता था। तो उस जवाब की वजह से फिर मैंने उस जवाब को ढूंढना शुरू किया। तो जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे उस दौरान 2010 था, जब मैं अपने प्लेइंग करियर से रिटायर हुआ। तो मैंने जो गूगल है, गूगल को उस्ताद बनाया उस टाइम, और मैंने सर्चिंग करनी शुरू की कि भाई कौन ऐसा है टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो मॉडर्न डे क्रिकेट में जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसको अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मुझे फिर मिले पैडी एप्टन। पैडी एप्टन उस टाइम इंडिया के लिए काम कर रहे थे। तो पैडी एप्टन ने ना अपने लिए एक रोल डिज़ाइन किया था। वो रोल था मेंटल कंडीशनिंग और स्ट्रेटजिक प्लानिंग कोच। तो वो ऐसी चीज़ें थी कि वो जो मैं सवालात ढूंढ रहा के जवाबात ढूंढ रहा था, वो सारे जवाबात वो इंडिया को और दुनिया को बता रहा था। तो फिर मैंने उसको फिर ईमेलिंग करनी शुरू की। मैंने इतनी ईमेल्स की उसको, इतनी ईमेल्स की कि उसने मजबूरन जवाब दिया मुझे। फिर उसने मुझे पाथ दिया कि न्यूजीलैंड में ये कॉलेज है, इसका ये सिलेबस है, पहले इस सिलेबस पे जाओ। फिर उसने बताया ये कोच है साउथ अफ्रीका में, मेंटल कंडीशनिंग कोच, आप इनसे रब्ता करो। मैंने उनसे रब्ता किया, फिर उन्होंने सिलेबस दिया। फिर मैं उनके पीछे लगा रहा, तो उन्होंने बोला कि ये मेंटल कंडीशनिंग स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है, ये स्पेसिफिक कोई डिग्री या रोल नहीं है, ये आपको बहुत सारी चीज़ों को करके उसको फिर समराइज़ करना पड़ता है। तो फिर मैंने वो कोई 2 साल का कोर्स था मेंटल टफनेस स्किल का,
जो वेलिंगटन कॉलेज था उससे, तो उधर के प्रोफेसर से मैंने रब्ता किया इन पर्सनल, फिर उन्होंने मुझे फीडबैक दी। तो जब ये मैंने मुकम्मल किया, मैंने 2 फर्स्ट क्लास टीमों के साथ वो इम्प्लीमेंट किया। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर मुझे उन्होंने बताया 2 साल के बाद कि अब आपको हिप्नोसिस का कोर्स करना चाहिए लेवल 1 का, ताकि आप अपनी बात सामने एथलीट के दिमाग में उतार सको। तो ये इस तरह मिलके फिर मैंने फिर डेटा एनालिस्ट की तरफ गया मैं। यानी अपना ये सारी डिग्री मैंने खुद डिज़ाइन की, जिसके लिए मुझे 6 साल लगे, और मैं मुसलसल उसी में लगा रहा क्योंकि जो क्रिकेट स्पोर्ट्स साइंस ने ना क्रिकेट को बहुत आगे की तरफ ले गई। वो आगे की तरफ ले जाने की जो बेसिक है ना, वो थी कि जो प्लेयर्स जो 30 साल या 28 साल की उम्र में मैच्योर होते थे, स्पोर्ट्स साइंसेज़ ने क्या किया, उन्हें 21-22 साल के अंदर मैच्योर करने के। जो लर्निंग जर्नी थी, वो स्पोर्ट्स साइंस की वजह से जल्दी प्लेयर में एडॉप्शन आ गई। तो जब जल्दी प्लेयर के अंदर एडॉप्शन आ जाएगी, तो उनका कैरियर के अंदर उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ और उनकी चीज़ें, जैसे आप अभी टॉप एथलीट देख रहे हैं, वो 22-23 साल के अंदर एक मैच्योर हो जाते हैं, फिर उनके पास 10 साल होते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। और लेकिन जब हम जिस कल्चर में हम खेलते थे और जिस टाइम में हम खेलते थे, उस टाइम फ्रेम में हमारे कोचेज़, हमारे बड़े हमें बोलते थे कि जब आप 30 साल के हो गए तो तुम्हें ये गेम समझ में आएगा। जब वो समझ में आता था तो बॉडी में एनर्जी नहीं होती थी। तो इस वजह से ये सारे की सारे आसानियाँ पैदा हुई, और जिससे अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ और मोस्ट वैल्यूबल हूँ, क्योंकि इस सारी चीज़ों से क्या हो गया, मुझे इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत हाई हो गई। जी। जब इंटरपर्सनल स्किल्स मेरी हाई हो गई, तो प्लेयर के साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छी हो गई, और जब रिलेशनशिप अच्छी हो गई तो उन्हें मुझ पर ट्रस्ट आ गया। वो और सारा काम सिर्फ ट्रस्ट का है कि आप अगर प्लेयर आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे, तो फिर आपके काम सारे आसान हो जाते हैं। अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम काफ़ी यंग है। आपके पास आज़म है, आपके पास इमर्जिंग में हुनैन और उबैद हैं और कासिम है। तो ये फ्यूचर स्टार्स हैं, डेफ़िनेटली फ्यूचर स्टार्स हैं। तो आप इस तरीके का जो माइंडसेट है, जो मेंटल बैरियर्स की जो उनको गिराने के जो तरीके हैं, और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे ना शॉर्ट विंडो? पीएसएल 5-6 हफ़्ते का होता है, आप 1 हफ़्ते पहले कैंप में आ जाते हैं। हाउ विल यू इंश्योर कि ये जो आप चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो उनके लिए लाइफ़ टाइम रहे? देखें, ये सारे लोग हैं टैलेंट। हम बोलते हैं टैलेंट, ये जितने भी बॉयज़ हैं, ये हमारे पास टैलेंट है। लेकिन टैलेंट सिर्फ़ एक आइडेंटिफ़िकेशन होती है। इससे आगे जितना भी आपने सफ़र करना होता है और जितना भी आपने प्लेइंग करियर में परफ़ॉर्मेंस करनी होती है, वो आपके वर्क एथिक्स और आपका प्रोसेस करता है। तो मैं इतने वक़्त में जितने भी मेरे पास प्लेयर्स 1 हफ़्ते के लिए आए या 1 मंथ के लिए आए, तो मैं उनको पहली बात करता हूँ कि अपना रूटीन, अपना प्रोसेस डेवलप करो। मैं उनके माइंडसेट में बार-बार हिट करता रहता हूँ उनको कि अपना रूटीन बनाना है, अपना माइंडसेट डेवलप करना है, अपनी अप्रोच ठीक करनी है और वर्क एथिक्स अच्छे करने हैं। हुँ। जब ये सारी करने चीज़ें जाते हैं, तो वो जब उस फ्रेम में आते हैं ना, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ़ आउटकम के बारे में सोचते हैं। हमारे जितने प्लेयर हैं और जितना भी मोस्टली कहा जाता है कि 89% क्रिकेटर जो दुनिया के हैं, वो सिर्फ़ आउटकम के बारे में सोचते हैं, और जितने सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं, वो प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए वो तो जितने भी प्लेयर्स मुझसे मिलते हैं या जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उसकी मेन वजह होती है कि मैं उनको कोई कोचिंग या मैं उनको क्रिकेट नहीं सिखा रहा होता। मैं उनको सिखा रहा होता हूँ कि आप 365 दिन हैं, 365 दिन में आपने 180 दिन कैसे गुज़ारने हैं। अगर वो आप 180 दिन गुज़ार गए, तो मैं गारंटीड सक्सेस लिख के दे सकता हूँ आपको। मैं आपके लिए एक छोटा-सा केस स्टडी आपके सामने रखता हूँ। हमने कल हैदर अली से बात की थी, और माशाल्लाह से वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी। ही इज़ गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ अ डाउन टर्न। तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उस स्पेसिफिक प्लेयर को, जैसे हैदर की बात करें, आपके माइंड में क्या प्लान होगा? आप, क्योंकि लाइक यू सेड, आप उनको फिर से बैटिंग नहीं सिखाएँगे। ही इज़ अ वेरी गुड बैटर, और हमें याद है जब वो ऑन द सीन आए थे, उनकी हाइप, उनकी जो एनर्जी थी, वो ऑफ द रूफ थी। तो ऑब्वियसली अभी थोड़े से वो डिमिनिश्ड हो गए हैं। ही इज़ ट्राइंग टू मेक अ कमबैक, ही इज़ ट्राइंग टू मेक अ कमबैक इन द इस्लामाबाद टीम एज़ वेल। तो उनको स्पेसिफिकली किस तरीके से आप गाइड करेंगे? देखें, आपके सवाल के अंदर इसका जवाब है। वी थिंकिंग अबाउट द पास्ट हुँ, एंड इन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। हुँ, मेरा ये काम है कि मैं उसको जितना भी देर उसके साथ काम करूँ, मैं उसको प्रेज़ेंट मोमेंट पे लेके आ जाऊँ। जब वो प्रेज़ेंट मोमेंट में आएगा, तो आपने जैसे कहा वो टैलेंटेड है, तो जब टैलेंटेड है, हार्ड वर्कर है, डेडिकेटेड है, तो क्या चीज़ मिसिंग है? मिसिंग है लम्हा मौजूद, हुँ, कि वो प्रेज़ेंट मोमेंट पे मौजूद नहीं है। या तो इधर वो पास्ट सोच रहा है, इधर या वो फ्यूचर सोच रहा है। और तो जब आप पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं ना, तो प्रेज़ेंट मोमेंट मिस कर देते हैं। तो मैंने जो गोल बनाया है उसको, उसके लिए कि उसको अच्छा एक रूटीन, लेस टॉक मोर एक्शन वाला पार्ट, और उसको बी इन प्रेजेंट मोमेंट, कि भाई कल क्या होना है और तूने पास्ट में क्या किया उसको हम पीछे रखते हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं? क्या तूने आज का दिन एक अच्छा गुजारा? क्या तूने अपनी 100% एफर्ट डाली? एक बॉक्सेस हैं,
उसमें से क्या-क्या टिक किया? क्या तूने अच्छा खाना खाया? क्या तूने अच्छी रेस्ट लिया? क्या तूने लोगों से अच्छा कम्युनिकेट किया? क्या तूने लोगों को अच्छी रिस्पेक्ट दी? तो इन चीज़ों पे मैं एम्फसाइज़ करूँगा, उसका अगर ये वो अपने आप में कंट्रोल ले आया, तो आप नया स्टार देखेंगे जल्दी। इंशाल्लाह। आपकी जो सारी स्टडी और रिसर्च थी, किन-किन प्लेयर्स पे आपने आके ये इम्प्लीमेंट किया और इसका क्या आउटकम निकला? देखें, सबसे पहले जो इस सारे सिलसिले में इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ काम किया ना, तो वो 2 प्लेयर्स थे। वो थे एक शान मसूद और दूसरे थे रोमान रईस। क्योंकि जैसे ही ये मैंने अपनी सेल्फ क्रिएटेड डिग्री जो इम्प्लीमेंट करनी शुरू की ना, वो इन दोनों लोगों पे शुरू की। ये 2 अलग किस्म के माइंडसेट थे, 2 अलग किस्म के करैक्टर थे। एक बिल्कुल लेज़ी था और एक बहुत हार्ड वर्कर था। निशान मसूद इज़ ट्मेंडस टू द वर्क एथिक्स एंड एनीथिंग, बट रोमान रईस था, तो वो थोड़ा-सा कामचोर टाइप का था, Easy going. लेज़ी था कि यार बस जो है लेट देम गो। तो अब ये 2 करैक्टर के साथ जब मैंने एक साथ काम किया ना, तो मैंने उनका प्लेइंग चेंज करने की कोशिश नहीं की। तो मैंने क्या किया, उनमें उसी में एडॉप्शन, क्योंकि शान मसूद दुनिया में ट्रैवल कर चुका था, वो बड़ी जगहों से पढ़ा हुआ था, वो बुक्स और ये बाकी चीज़ें ना, यानी हमारे उस सर्किट के अंदर सबसे एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड आप प्लेयर कहें तो वो शान मसूद था। तो जब जब प्लेयर वेल इन्फॉर्म्ड होता है और उसने दुनिया को देखा होता है और आप एज अ कोच अपना कैरियर बना रहे होते हो, तो वो सामने वाला प्लेयर इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आपकी सीट देखता है, आपका लेवल देखता है। तो जब मैंने उनके शान के साथ काम किया और रोमान के साथ काम किया ना, तो मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि एथलीट्स के साथ आपने कैसे काम करना है। एक हाई वर्क एथिक एथलीट और एक लेज़ी। तो अब मैंने उनकी तरह, जिस तरह से वो चाहते थे, मैंने सारा काम वो किया जो मैं चाहता था, लेकिन मैंने किया उनके स्टाइल्स में। तो इस यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो ये मेरे 2 केस स्टडीज़ थे। तो उसके बाद फिर प्लेयर आते चले गए, क्योंकि ये ना मेरे जैसे आप कहें ना, तो ये मेरी मार्केट ना तो इनकी वजह से हुई। क्योंकि मैं एक छोटी जगह से आया, छोटी जगह में काम करता था, और आप अगर बड़े स्टार नहीं हो इस मुल्क के, तो लोग आपको अडॉप्ट नहीं करते, आप पे ट्रस्ट नहीं करते कि यार इसने क्रिकेट नहीं खेली हुई, इसने ये नहीं किया हुआ। तो वो फिर ना आपके लिए मुश्किल हो जाता सर्किट में। लेकिन मैं लोगों के लिए प्लेयर्स को अपने बताता हूँ कि आपने प्रोसेस में रहना है, तो वही मैंने अपने लिए किया। मैंने अपना सिर्फ प्रोसेस डिज़ाइन किया। क्या मैं एक दिन अपना अच्छा गुजार रहा, नहीं गुजार रहा? क्या 1% बेटरमेंट मेरे हर चीज़ में हो रही है, नहीं हो रही है? फिर फिर इसी तरह के सिलसिले चलते गए। फिर प्लेयर्स मेरे पास आते गए, आते गए, आते गए। फिर एक टाइम ऐसा आ गया था, मैं फिर प्लेयर हायरिंग करने लग गया। फिर मैं प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया कि मैं आपके साथ अब, क्योंकि मैंने जब वो करके देखा ना, तो इन आउट हो रहा था। प्लेयर आ रहे थे, जा रहे थे। वो जब तक मेरे पास रहते थे तो उनका ट्रांस रहता था। वो जैसे मेरे दूर से होते थे, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते थे, तो उनका ट्रांस टूट जाता था। तो वो उनकी बात करना, उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ फिर नीचे चला जाता था। फिर मैंने इसके बारे में सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए जैसा टेनिस में होता है। टेनिस का कोच क्या करता है, वो उसका सुबह से लेके रात तक और उसके फुल कैरियर में उसके उसकी उसकी परफॉर्मेंस, उसकी उसकी लाइफ़स्टाइल, वो सब कुछ देखता रहता है। तो इसी तरह फिर मैंने हायर किया, क्योंकि अलग-अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं लोग, क्योंकि एक एक एथलीट है, वो 1 साल के अंदर 6 कोचेज़ के अंडर 6 डिफरेंट टीम्स में खेल रहा होता है। तो वो कैसे अपनी आइडेंटिटी लेकर और टीम कल्चर को अडॉप्ट करके उसके साथ परफॉर्मेंस करना शुरू हो। तो ये था हमारे प्लेयर्स के साथ काम। नहीं, ये हनी भाई बहुत फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन हो रही है। मुझे आपका एक पर्सपेक्टिव चाहिए। आप जो इस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक इन द मॉडर्न डे क्रिकेट में द बेस्ट प्लेयर अभी जो है, जो इस माइंडसेट को फॉलो करते हैं, वो विराट कोहली हैं। तो आप मुझे ज़रा डिस्क्राइब करेंगे कि विराट कोहली के माइंडसेट में और एक दूसरे क्रिकेटर के माइंडसेट में क्या फ़र्क है? व्हाई इज़ ही सो गुड? देखें, जो विराट कोहली अभी है ना, वो टाइम के साथ है। क्योंकि जैसे-जैसे प्लेयर मैच्योर हो जाता है और वो जब एलीट क्लब में पहुँचता है, तो हमारे बहुत सारे लोग एलीट क्लब में पहुँच जाते हैं। विराट कोहली को ये नशा है कि उस एलीट क्लब में एलीट क्लब के अंदर भी मुझे नंबर 1 रहना है, और उस नंबर 1 रहने के लिए मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखें, जो मैं विराट कोहली को अगर देखता हूँ, तो अगर मैं उसको पीछे से फ़ॉलो करता आ रहा हूँ ना, तो वो मुझे 3 साल पहले तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि अच्छा। जो जो एरोगेंट होता है और जो अपने आप को कुछ बड़ा समझ रहा होता है, तो उस टाइम ना उसका फेलियर बन आ रहा होता है। और फिर जब उसका फेलियर हुआ, वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, थोड़ा अपना करैक्टर अच्छा करने लग गया। फिर मैंने उसकी पॉडकास्ट सुनी, उसके इंटरव्यू सुने, तो वो अपने आप को अब कुछ नहीं समझ रहा था। वो समझ रहा था कि मैं एक एथलीट हूँ, लेकिन बहुत सारे यानी लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू हो गया था।
यानी अब मुझे लगना शुरू हो गया था कि अब ये कुछ ना कुछ बड़े की तरफ जाएगा, क्योंकि जब आप एक स्टेज पे पहुंचते हो ना तो उससे आगे सिर्फ आपका करैक्टर ले जाता है, और करैक्टर भी वो जो हाईएस्ट लेवल पे हो, क्योंकि हमने देखें लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, हमने लोगों के लिए क्रिकेट खेलनी है। एक टीम के अंदर 40 लोग हैं, जैसे हमारी टीम अभी आप देख रहे हैं 40 लोग हैं, 40 डिफरेंट माइंड है। उसके अंदर आप अपने 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 आप को कैसे लेके चलते हो, और जो आपका पर्सनल गोल है उसको आप कैसे कैरी करते हो, क्योंकि हम तो चेंज होते रहते हैं। इसी तरह विराट कोहली का जो मेन चीज़ है ना कि उसने अपनी वो रूटीन, अपना एक अच्छा दिन, जैसे हमने अभी बात की थी, वो सुबह से मैं अच्छा खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा, मैं अच्छा पी रहा हूँ, क्या मेरे लोगों से कम्युनिकेशन अच्छी है, क्या मैं अपने टीम मेट्स की परफॉर्मेंस से खुश हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ, क्या मेरी परफॉर्मेंस से मेरी टीम जीत रही नहीं जीत रही। ये जो माइंडसेट और अप्रोच था ना, उसने उसको डिफरेंट कर दिया। अब वो चाहता है कि मैं एलीट क्लब के टॉप पे रहूँ, तो वो इसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि अब उसके लिए रन बनाना और ये चीज़ करना नहीं है उसके, क्या मैं एलीट क्लब के टॉप पर हूँ क्या नहीं हूँ, अब उसकी वो लड़ाई है। और जो बाकी जो प्लेयर होते हैं, जो गुड प्लेयर्स होते हैं, उनकी लड़ाई होती है कि हम किसी तरह एलीट क्लब तक पहुँच जाए। तो वो इस स्टेज पे पहुँच चुका है कि मुझे एलीट क्लब, और वो सिर्फ एक वजह से, उसकी रीज़न है कि उसके अंदर जो एडॉप्शन आई है ना, वो एडॉप्शन ने उसकी लाइफ चेंज कर दी है। आप जो आप जो स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी कैंप में या इन जनरल जब आप इस थ्योरी को आगे लेके चलते हैं, आपको इससे कितनी रेजिस्टेंस मिलती है? लोग कितना उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं और लोग इसको कितना नेग्लेक्ट करते हैं कि यार ये इससे नहीं बनता प्लेयर? आपको क्या फ़ील होता है? देखिए वही ना, आपको ना समझना ज़रूरी है कि गेम की रिक्वायरमेंट क्या है। गेम की रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी परफॉर्मेंस से टीम जीते। अब हमारा क्या सारा का सारा माइंडसेट है, स्पेशली हमारे कल्चर के अंदर, कि मैं कैसे परफॉर्म करूं कि मैं सरवाइव कर जाऊं। तो हम सिर्फ सर्वाइवल मूड में, कि मैं इस टीम में सरवाइव करूं, और इसमें मैं प्लेयर्स का कसूर नहीं मानता हूं। वो प्लेयर का कसूर इसलिए नहीं मानता हूं कि आप जैसा उनको चीज़ प्रोवाइड करेंगे उसका वो आपको फीडबैक देगा, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। अभी हमने इस्लामाबाद का एनवायरनमेंट बनाया है, अगर उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है तो उसकी वजह हम हैं, और अगर कोई डिसिप्लिन है तो उसकी वजह हम है। तो हमारे यहाँ इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो बंदा वो ऑन अ डे सोचता है कि मैं आज का बस, और हम मौज़ों के लिए हम मौज़ों के चक्कर में लगे रहते हैं कि आज मैं जा रहा हूँ और कुछ मुआवजा हो जाएगा। हम लॉजिक पे ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ मैजिक के चक्कर में लगे रहते हैं, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। जो हमारे स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं ना, हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वजह है कि हम जो ये सारा एनवायरनमेंट है, और हम इनसिक्योरिटी हमारे ज़्यादा है। फिर वो कल्चर का भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट है, जो हमारा पूरे मुल्क का कल्चर है, क्योंकि कुछ चीज़ सेटल्ड ही नहीं है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो वो रिफ्लेक्ट करती है हर जगह, तो वो प्लेयर पे भी रिफ्लेक्ट करती है। तो जो मेन पार्ट है ना, हमारा जो प्लेयर है वो आउटकम के चक्कर में लगा रहता है, वो चक्कर में इसमें लगा रहता है कि मैं टीम में कैसे पहुंचूंगा। उसको ये सोचना चाहिए मैं टीम में पहुंच गया हूं, अब मैं क्या करूंगा। क्वेश्चन यहां से शुरू होना चाहिए, अब मैं टीम में पहुंच गया, क्योंकि आपके डोपामिन रिलीज, आपका कॉमन गोल होता है मैं पाकिस्तान टीम में चला जाऊं, आपका गोल होता है मैं पीएसएल टीम में चला जाऊं। वो वहां आ जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो मेहनत करते हैं, वो वहां तक पहुंच जाते हैं। अब वहां तक पहुंच जाने के बाद उनके पास पाथ ही नहीं होता कि अब मैं यहाँ आके क्या करूंगा, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। तो मैं जिससे बात करता हूँ मैं उससे बोलता हूँ आप पाकिस्तान टीम में पहुंच गए, आप पीएसएल टीम में पहुंच गए, अब सोचो कि क्या करोगे, कि वहां से अपनी थॉट्स प्रोसेस शुरू करो, क्योंकि आपका जो तो गोल था वो तो पूरा हो गया। आपका गोल था कि टीम में आना है, हुनैन का गोल था कि मुझे टीम में आना है, अब वो आ गया है, अब क्या होगा। अब उससे वो ब्लाइंड है। अब हमने उसे ये बताना है कि भाई यहाँ से आपका पहला बॉल, आखिरी बॉल इज अ इवेंट, तो आप उसको इवेंट लेके चलो। इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, फेलियर, सक्सेस, रन बनना, आउट होना। वो क्या होता है, अगर परफॉर्मेंस शुरू होने लग जाती है, तो हमारा सोशल मीडिया और हमारे इर्द गिर्द के लोग जो वो बादशाह सलामत में दरबारी नहीं होते, वाह 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 वाह, वो इतना वाह वाह कर देते हैं कि वो समझता है कि मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं सीखने की। और इस सीखने का अमल, अब सचिन रिटायर हुए या हमारे जो भी प्लेयर रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि हम सीख रहे थे। तो जब वो लास्ट मोमेंट पे भी सीख रहे थे, तो हमारा कैसा प्लेयर उसकी ना ग्रोथ रुक जाती है। वो ग्रोथ का रीज़न ही होता है जो हम जैसे लोग होते हैं, उनकी इतनी वाह वाह कर देते हैं कि वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर जब ग्रोथ रुक जाती है, परफॉर्मेंस नीचे जाती है, हम बोलते हैं ये लड़का ही ऐसा था, इसका डिसिप्लिन ठीक नहीं था, इसका ये नहीं था। रीज़न ये होती है जो हमारी वाह वाह है, हाँ, वाह 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 वाह, हम वाह वाह करते रहते हैं, परफॉर्मेंस नहीं होती तो यार ये ऐसा ही है। फिर क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट इतना ज़्यादा है, तो हम उसका केयर नहीं करते कि भाई ये चला जाएगा, चलो दूसरा आ जाएगा। क्योंकि जब आपके पास लिमिटेशंस होती है ना, तो आप उसका ख्याल रखते हो।
देखें एक फास्ट बॉलर जाता है, हाँ वो क्या हुआ भाई, इंजर्ड हो गया, क्या हुआ, वो दूसरा आ गया, धानी गया, धानी मूसा आया, धानी आया, धानी गया, एहसानुल्लाह आ गया, एहसानुल्लाह आ गया, अब अभी उबैद और इन लोगों के नाम सुन रहे हैं। हम इनका टेक केयर नहीं कर पा रहे, हम इनका ख्याल नहीं रख पा रहे, हम इनको प्रोसेस नहीं दे पा रहे कि आप एलीट क्लब में कैसे जाओगे, आप कैसे वैल्यू ऐड करोगे कि आपकी वजह से टीम जीते। आपकी परफॉर्मेंस से किसी को क्या लेना है, आपकी होने की वजह यह है कि टीम जीते। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इसमें? क्या बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्लेयर्स को वो विजन दें, या फिर ये प्लेयर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने आप को इतना एजुकेट करें कि वो उनका वो विजन बन जाए? देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं। देखिए ना तो हमारे सर्किट में अच्छे स्टूडेंट हैं, और ना हमारे सर्किट के अंदर अच्छे उस्ताद हैं। और फिर अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो अच्छा उस्ताद नहीं मिल रहा, और अच्छा उस्ताद है तो अच्छा स्टूडेंट नहीं मिल रहा। तो मैं ये एथलीट्स को ये कहता हूँ, यार चलो फ़र्ज़ करो आपके पास अच्छे उस्ताद नहीं, तो आप अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करो। जब आप अच्छा स्टूडेंट बनोगे तो अपने वे फाइंड कर लोगे। क्योंकि देखें जहाँ हम इन प्लेयर्स को ले जाना चाहते हैं ना, हम नहीं जानते वो वहाँ किस तरह से जाएगा। वो उसकी अंदर की विल, उसकी डेडिकेशन, उसकी जो एनर्जी जो टूवर्ड्स अचीविंग थिंग, क्योंकि उसके अंदर की चीज़ें हम नहीं जानते। हमने क्या करना है कि उनके बैली के अंदर सिर्फ फायर लगाते रहना। जहाँ फायर बंद हुई वहाँ फायर लगाया, जहाँ ज़रा सी बंद हुई हमें नज़र आया कि यार इसकी फायर बंद हो रही है, क्योंकि उसने खुद रास्ते ढूंढना है। और उसके बस हमने उसको उसमें ये मोटिवेशन देनी है कि तूने रास्ता ढूंढना है, कि मुश्किल इन्वायरमेंट, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट दिया उसको, और उसके बाद भाई हमें नहीं पता, क्योंकि मैं उस इन्वायरमेंट में कभी गया ही नहीं। बस मुझे उसके लिए उसको चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में देना है। कोई एक हाथ से दरिया पार कर जाएगा, कोई दोनों हाथ से दरिया पार कर जाएगा, कोई रस्सी पकड़ के, ये उसका पाथ है। लेकिन हमें उसको उतार देना है और उसको इतना मोटिवेट कर देना है, इतना बिलीफ उसमें बना देना है कि भाई तुझे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन यकीन करके तू कर जाएगा। तो जब वो हाथ पैर चलाएगा तो मुझे ये उम्मीद है कि इतने सारे प्लेयर जो ऊपर जा रहे हैं वो इसी इन्वायरमेंट से जा रहे हैं ना, नंबर वन्स हैं और ये हैं। यानी आपने भी इतनी क्रिकेट को फॉलो करते हो, खेलते हो, देखते हो, हमारे लिए कितना कुछ कहा जाता है, लेकिन अगर हमारे मुल्क की परफॉर्मेंस देखें और हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो हम कोई इतने पीछे नहीं हैं। हमारे नंबर वन प्लेयर है, हमारे बॉलर नंबर वन है, हम टीम कभी नंबर वन होती है, कभी नीचे आती है, तो यही होती है। और वो जो हम मुसलसल मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसकी वजह है कि देखें कोचिंग स्टाफ चेंज, क्रिकेट बोर्ड चेंज, कप्तान चेंज, ये फ़र्क है। जब इतना चेंज होगा तो प्लेयर ऑटोमेटिकली उसमें चला जाता है, इंसिक्योरिटी आती है, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो हमें इनके अंदर सिर्फ फायरिंग मूड और डोमिनेटिंग मूड क्रिएट करना है, जो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। मैनेजमेंट हो गई, कोचेज़ हो गए, स्टाफ हो गए, फिर इसके लिए हमारा जो सोशल मीडिया कंटेंट है ना, क्योंकि मुझे उससे बहुत एतराज़ है। क्योंकि कोई एक मैच जिताता है, हम उसको वहाँ ले जाते हैं। दूसरा मैच जिताता है, वो उसको यहाँ ले जाते हैं। हम उसको सही तरह जो यूसेज ऑफ सोशल मीडिया है, उसको हम सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारा कोई यंग प्लेयर परफ़ॉर्म करता है, तो हम बोलते हैं ले जी स्टार मिल गया। हम उसको नहीं बोलते ये यार कि एक प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर बनने जा रहा है, बिकमिंग अ ग्रेट टीम प्लेयर और प्रोफ़ेशनल प्लेयर। अगर ये वर्ड्स हम सही तरह इस्तेमाल कर लें, देखें ये छोटी-छोटी जगहों से लड़के आते हैं। अब सुने 16 साल 17 साल के लड़के, 18 साल के लड़कों को इतना फेम मिल जाता है, तो इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। तो और वो हैंडल करना आसान नहीं है, क्योंकि अब मैं एक अकेला बोल रहा हूँ कि नहीं यार ये सोशल मीडिया से दूर रहो, ये कुछ नहीं होता, ये इंस्टा से दूर रहो, लेकिन वो इतने नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, तो वो मेरी तो बात 30 सेकंड की होती है, और 18-20 घंटे वो नोटिफिकेशन उसके फ़ोन में टन 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 टन। तो बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस जो है ना, वो आप यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि आप सोचते ही सिर्फ इस बारे में। तो बस आपने अपना जो थॉट प्रोसेस की चेंज हैं उनको क्रिएट करना है। अब इन लोगों ने क्रिकेट खेलनी है और ये सोच रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, हमारे स्पॉन्सरशिप कैसे होगी, उसने क्या बोल दिया, उसने अरे विराट कोहली ने कमेंट्स कर दिया, अरे पैट कमिंस ने कमेंट्स कर दिया उसके लिए। देखें जो दुनिया है ना, आप तो बाहर रहते हैं, आपको पता है दुनिया कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वो हम उसको बहुत बड़ा समझने लग जाता है। सही बात है। हमारे मुल्क में कॉम्प्लीमेंट किसी को करता नहीं। अगर किसी प्लेयर ने बोला यार इज़ अ गुड प्ले, इज़ अ गोइंग टू द बेस्ट, वो आपको मोटिवेशन दे रहा है और कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, लेकिन हम उसको वो कर देते हैं भाई ये मिल गया, वो मिल गया, ये स्टार आ गया, वो स्टार आ गया, देखा उसने क्या बोला उसके बारे में।
वो देखा उसने, क्योंकि भाई वो उनका एनवायरनमेंट है कॉम्प्लीमेंट करना, और हमारे यहाँ तो आपके घर वाले आपको नहीं करते, तो वो उसको अजीब सा लगता है कि यार वो वाकई मैं ना कोई ऊपर से उतर के आया हूँ, मैं कोई शहजादा हूँ। जैसे माँ, हर माँ अपने बच्चे को बोलती तू शहजादा है, मैंने देखा था तू चांद में तेरा चेहरा नजर आया, तो वो सच समझ लेता है इस बातों को, सही क्योंकि बात। ये एक प्रोसेस है। ये इज लाइक अ साइकिल पेंडल। अब जब साइकिल के पेंडल मारते रहोगे तो साइकिल चलती रहेगी। अब फिर उसमें स्पीड आ जाती है। अब विराट कोहली ऐसे चला रहा है, हमारे प्लेयर ऐसे ऐसे चला रहे हैं, और बास प्लेयर तो चला ही नहीं रहे, वो खड़े हैं और बोल रहे यार मेरी धक्का दे सक्सेस दो। नहीं मिल रही, फिर हमारे यानी सक्सेस नहीं मिल रहे। तो ये इज अ पेंडल। अगर एथलीट समझ ले कि मैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं करता हूँ तो आता है, क्योंकि वो जो है ना कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये मैं कहता हूँ कि डिसमेंटल दिस वर्ड, प्रैक्टिस मेक इम्प्रूवमेंट। जब जब आप प्रैक्टिस, आप परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते ना। अब परफेक्ट का सीन है कि वो उसकी ग्रोथ रुक गई, तो प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट जब जब आप मारते रहोगे। अब आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, आप किस स्पीड पे, आप मैराथन के लिए जा रहे हो या आप शॉर्ट स्प्रिंट शॉपिंग के लिए जा रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी हम बात कर रहे थे प्लेयर्स की और हमारे अवाम जिस तरीके से उनको हाइप कर दी। हैदर अली की बात कर रहे थे। हैदर अली जब आया था तो उसकी कवर ड्राइव को मैं आ रहा था कि बाबर आजम मिल गया हमको, इसकी जैसी ड्राइव थी। अभी फिर मोहम्मद हारिस आया, हमने कहा यार जॉस बटलर बन गया हमको। फिर अभी साइम अयूब आया, उसका नो लुक शॉट को हम लोगों ने इतने एडिट्स बना दिए कि जब उसका पहला ओवर था PSL में, कमेंटेटर ने बोला था आपको नया ब्रांड लारा मिल गया, नया सीडनो मिल गया। और अभी उसकी सीरीज इतनी अच्छी नहीं की न्यूजीलैंड में। तो आप साइम के साथ काम भी कर चुके थे, हाँ मैंने बताया था। अभी जब उसका डाउनफॉल चल रहा है, मतलब इसका सीरीज अच्छी नहीं की उसकी, आप किस तरह उसको बात करते हैं, किस तरह उसको शेल से निकालते हैं कि वो वापस परफॉर्म करे? देखें, अब वो, मैं उसके साथ पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। अब मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी आप उसने रिसेंट अगर क्रिकइन्फो पे उसका इंटरव्यू देखें तो उसने बोला कि फेलियर बहुत अच्छे है मेरे लिए। यानी इसी स्टेज का बच्चा, 21 साल का बच्चा, अगर फेलियर को लर्निंग समझ रहा है तो समझें कि वो राइट पाथ पे है। उसे पता है मैं प्रोसेस में हूँ, उसे पता है इज़ अ लॉ ऑफ एवरेज। मेरे मेरे मेरा जो मैं यहाँ से भी CPL खेल के आया, मेरी अच्छा था, फिर मैं यहाँ के फर्स्ट क्लास खेला, मेरा अच्छा था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना हर मैच में परफॉर्मेंस करे। हाँ, जो फेलियर होते हैं वो बेटर फेलियर ज़रूर होने चाहिए, लेकिन इन साइम अयूब की अगर स्पेशली हम बात करें, उसे पता है कि उसे क्या करना है। और अब 21 साल का बच्चा है, हम उसको लारा से गेज करें या हम वार्नर से गेज करें, वार्नर को अब हम वार्नर देख रहे हैं जब वो 34, 35, 36 साल का है, तो हम बहुत जल्दी गेज करना शुरू हो जाते हैं। अब वो सीखने की कोशिश कर रहा है, वो उसका माइंडसेट वो ये कि वो उसकी ये सारी एनर्जी लग रही है कि मैं एलीट क्लब में कैसे जाऊं। जब आप बड़े रिस्क ले रहे होते हो, चांसेस ले रहे होते हो ना, तो फेलियर बढ़ जाता है। तो अब वो फेलियर से बंदा सीखता है, क्योंकि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। तो उसे ये पता है कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ माई प्रोसेस, तो उसमें चल रहा है। और मुझे अब वो स्टेज पे आ गया कि उसे उसे हेल्प तो ज़रूर चाहिए, लेकिन वो सेल्फ अवेयर है। अब उसे पता है अगर वो फेल होगा तो उसकी गलती होगी, और उसे अब पता है कि अगर वो सक्सेस मिलेगी तो उसको उसकी वजह से मिलेगी। हमारा जो बाकी इन्वायरमेंट है, उन्हें नहीं पता होता कि हमें सक्सेस क्यों मिल रही है, और उन्हें नहीं पता कि फेलियर क्यों हो रहा है। तो ये साइम की बहुत अच्छी चीज़ है कि वो सेल्फ लर्निंग है। अब मैं उसको कुछ नहीं बताता हूँ, वो मुझे बताता है कि मैं ऐसे-ऐसे करने जा रहा हूँ। अगर उसमें कुछ ऐड करना होता तो मैं कर देता हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब तक मेरा ये काम है कि अब वो कब तक मेरे पे डिपेंडेड रहेगा। देखिए, प्रेशर सिचुएशन में उसने रहना है, परफॉर्मेंस उसने करनी है। तो वो अगर मेरी सुनता रहेगा तो वो कैसे करेगा? कि वो हालात हम देखें, डिज़ाइन कर क्रिकेट एक वाहिद खेल है जो केज में खेला जाता है। बाकी जितने स्पोर्ट्स हैं वो उसी कोर्ट में या उसी एनवायरनमेंट में खेले जाते हैं। तो हम उसको गेम के करीब नहीं ले जा सकते। और जो प्रेशर सिचुएशन है ना, देखें, आप एक अच्छा प्लेयर है तो वो अच्छा मुसलसल खेलता है। आप अच्छे प्लेयर हो, आप नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हो। आपने देखा वो न्यूजीलैंड की पहला मैच अगर साइम का देखा हो, उन्होंने स्ट्राइक एंड पे खड़ा था और आउट हो गया। हम्म। वो उसके जबकि कितना अच्छा खेल रहा था वो बहुत अच्छा खेल रहा था। वो कोई 30-35 27 रन 27 8 रन बॉल थे। पे। हाँ, हाँ, उसने इम्पैक्ट डाल दिया था अपना। हाँ। लेकिन उसने आउट होना था, वो आउट हो गया। फिर इसका ये फेलियर होना था। ये फेलियर ये मैं समझ रहा हूँ कि उसको अगर अगर इसी 2 सीरीज़ में, अगली में भी वो 30 रन बना देता और उससे अगली में भी 40 रन बना देता ना न्यूज़ीलैंड के अंदर, तो मुझे लगता है कि वो रिलैक्स हो जाता। तो ये जो उसके साथ हुआ है और अभी जो BPL में उसके साथ हो रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि वो जो डिस्ट्रैक्शन, देखिए, अनकॉन्शियसली बढ़ती है। बंदे को जितना भी पता हो, लेकिन वो एनवायरनमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये सारे फेलियर से क्या होता है, जब, क्योंकि बंदा, मैं बहुत खुश होता हूँ जब प्लेयर फेल होता है ना,
क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये आएगा नई पाथ, नए वे ढूँढने के लिए। तो उसका जो फेलियर, किसी भी प्लेयर का फेलियर है ना, तो मैं खुश होने लग जाता हूँ कि यार अब अल्लाह पाक ने इसे मौका ये दिया है कि नई चीज़ अडॉप्ट करे, नए वर्क एथिक इंस्टॉल करे अपने अंदर। अब कि भाई ट्रेनिंग अच्छा है, फिटनेस अच्छी है उसकी, स्किलफुल है, तो अब उसको क्या ज़रूरत है? अच्छा न्यूट्रिशन वाला पार्ट करेगा, अच्छा वो सोने वाला पार्ट करेगा, अच्छा वो योगा, मेडिटेशन, यानी उसे अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो जब आपकी सारी चीज़ें स्मूथ चलती रहती है ना, बंदा समझता है आई एम द किंग, चीज़ें स्मूथ है, ये तो कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए। तो देखिए साइम के लिए ये अच्छा है कि और वो फेलियर हो, कोई भी अगर वो उसका उसको फेलियर होता है और वो उसको समझता है कि ये फेलियर इसलिए है कि मुझे सक्सेस मिलने वाली है, यानी उसको बिलीव बनने लग जाता है उसका कि यार ये इसलिए फेलियर हो रहे हैं मेरे कि मुझे, और वो जब ही होगा, सक्सेस जब मिलेगी जब आप उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। देखें अगर मैं अभी स्टेज पे बैठा हूँ ना, तो मैं इस स्टेज पे अब ये मेरा जितना भी मैं काम कर रहा था वो बस यहीं तक का कर रहा था। यानी जो मेरा वर्क एथिक्स और मेरी रूटीन्स हैं वो मुझे यहाँ तक लेकर आ गई। तो अगर मुझे इससे आगे जाना है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना। वो जो कहते हैं ना, वन थिंग यू लर्न एवरी डे और बेटर एवरी डे। तो वो पार्ट जब मुझे सब कुछ आसानी से मिल रहा होगा तो मुझे क्या ज़रूरत है कुछ करने की। तो आई थिंक हनीफ भाई, यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये एक मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से ये सवाल था, और आपसे अच्छा इस प्लेयर को साइको एनालाइज कोई कर नहीं सकता, आपके कैंप में भी है। आजम खान इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन मॉडर्न डे T20 लीग प्लेयर राइट नाउ। वो क्यों नहीं कर पा रहा ट्रांजिशन? देखें ये जो भी मैंने बात की ना आपसे, कि वो जो कर रहा है वो लीग के स्टेज के लिए बेस्ट है। अगर इससे आगे ट्रेवल करना है उसने कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। वो इधर उसकी कम्युनिकेशन हो, इधर उसका खाना-पीना हो, इधर उसकी रेस्टिंग हो, रिकवरी हो, न्यू शॉट डेवलप करने हों। वो जब तक आप ऐड नहीं करोगे ना उसमें, यानी आज़म का सेम प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताया, रीज़न सिर्फ़ वही है, यानी उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। डेफिनेटली। लेकिन वो जितनी लीग खेलेगा वो ट्मेंडस है। हम्म। लेकिन अगर उससे ऊपर उसे जाना है तो उसने कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल कुछ ऐड हो सकता है, कुछ स्पिरिचुअल ऐड हो सकता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो फिजिकल ऐड हो सकता है, कुछ टेक्निकल ऐड हो सकता है, लेकिन उसको ऐड करना है। अगर वो अभी 20 मिनट की ट्रेनिंग करनी है तो अगर इस स्टेज से अगर उसको ऊपर जाना है तो उसे 21 मिनट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो आप इससे तो इस बारे में डिस्कस करेंगे, बात बिल्कुल करेंगे? करेंगे। मैं तो उसके पिछले साल से उसके, लेकिन वो बिजी इतना होता है ना। देखें हम्म। ट्रेनिंग के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना वो इस बात को समझ नहीं पा रहा कि ट्रेनिंग और कंडीशनिंग में फ़र्क है। यानी आप गए, आपने प्रैक्टिस की, आप खेले, आपने एक्सरसाइज की, फील्डिंग की, आपने बॉलिंग की, आप आ गए। इज़ अ कंडीशनिंग। ट्रेनिंग के लिए आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना होता है। यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू डू योगास, ट्रेनिंग, आपका फूड रिजीम, आपका सोना, आपके दोस्तों से मिलना, ये उस ट्रेनिंग वाले पार्ट में ये सब कुछ बंद हो जाता है। तो जैसे मेरा मेथड, एक मेथड क्रिएट किया है मैंने, एचएम मेथड। तो उसके अंदर ट्रेनिंग और कंडीशनिंग को स्पेसिफिक, अभी जो सारे लोग कर रहे हैं, अभी हम यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कंडीशनिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं है। वो ट्रेनिंग के लिए उसे प्रॉपर हर चीज़ को स्विच ऑफ करना होता है और वो अपने आप के बारे में सोचता है। देखिए हम आप अपने बारे में सोचते ही नहीं है। हम फ़ोन लेके सो रहे हैं, उठते ही किसी ना किसी से हमें काम है। आपको आपसे बात करने का टाइम चाहिए होता है, और उस टाइम के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग से लेके अर्ली स्लीप तक का जो टाइम होता है वो सिर्फ़ आपके लिए होता है। अब लड़का ट्रेनिंग कर रहा है, उसे बोला यार हनी भाई मुझे फलाने-फलाने काम में जाना है। तो यानी ट्रेनिंग के दौरान उसकी थॉट्स ट्रेनिंग में थी ही नहीं। वो सोच हम्म। इस बारे में रहा था। तो आपको एक पूरा पोर्शन चाहिए होता है। आपने सुना, देखिए अब जैसे विराट कोहली ने कहा बीच में फेलियर हुआ, उसने ब्रेक लिया। 1 महीना बल्ला नहीं टच किया उसने। उसने अपने आप से बात की। अब वो उसको आप कुछ भी कह लें, उसने अपने आप से, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, हम अपने आप से तो बात ही नहीं करते। हम अपने आप को गेज ही नहीं करते, हम अपनी सुनते ही नहीं हैं। जब आप अपने आप को टाइम ही नहीं देते, तो वो कैसे आप अपने आप की ना हीलिंग कर सकते हैं, या आपको पता ही नहीं चल रहा। यानी अपनी रिफ्लेक्शन लेने के लिए आपको अपने से बात करना ज़रूरी है, और अपने से बात करने के लिए आपको क्वाइट प्लेस पे अलोन रहना ज़रूरी है। हम्म। तब आप अपने आप को, अब हम अलोन बैठते नहीं, हम फ़ोन निकाल लेते हैं।
आप बैठो, आप बंद करो, अपने बारे में सोचो, और डेफिनेटली जब आप इस तरह करोगे तो अल्लाह आपके बहुत करीब आता है अकेला। फिर वो आपको ऑटोमेटिक, जिस तरह हम बोलते हैं ना, इस्तिखारा टाइप हो जाता है। हम्म, आपको चीज़ें नज़र आने लग जाती, अच्छा ये मेरी गलती थी, अच्छा ये मुझे सही करना है। क्योंकि वो किसी से बोल के नहीं हो सकता, वो खुद सोचेगा तो होगा। हम किसी में चीज़ें इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक वो चाहेगा नहीं। और अगर कोई चाह रहा है, जैसे अभी आपने हैदर चाह रहा है, कासिम चाह रहा है, सही है? अब चाह रहा है तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वो चाहेगा ही नहीं, मैं जितना भी अच्छी उसे कोचिंग दे दूँ या कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रेनर ला के रख दो, वो आप उसको करते तो देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर इंस्टॉल, क्योंकि वो अंदर जाने नहीं दे रहा, वो तो कर रहा है, मजबूरी है। अब ट्रेनिंग कोच आपको बैटिंग करा रहा है, वो कर रहा है। लेकिन वो जब तक आपकी इसकी फीलिंग और इमोशनल इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर, तो वो आप में इंस्टॉल नहीं हो सकती। नहीं, बेहतरीन। अपना हनीफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपके यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, एंड आपकी जो थॉट प्रोसेस है बहुत प्रोग्रेसिव है। आप उनको कोई लिटरेचर की तरफ राग़िब करें या कुछ किसी पॉडकास्ट की तरफ हम उनको गाइड करें कि वो इस प्रोसेस में अपना स्टार्ट ले सकें, तो वो क्या होगा? देखें, सबसे पहले तो ना वो सोचे कि वाई ही प्लेइंग क्रिकेट। देखें, जो वाई है ना, वो आपको बताता है कि पहले सवाल करे वाई। जब वाई वो करेगा, तो अब तो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है। अब जैसे मेरा 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 डे है ना, मेरा डे स्टार्ट होता है अर्ली ऑफ द मॉर्निंग। हुँ, जैसे अभी 5:30 बजे फजर हो रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ 10 मिनट पहले उठ जाऊँ। मैं उठा, मैंने नमाज़ पढ़ी, इधर नहीं पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने आप को मेडिटेट किया। अब पहले मुझे मेडिटेशन के लिए चीज़ें सुननी पड़ती थी। अब वो क्या कि मैं बगैर उसके अपने आप को मेडिटेट कर लेता हूँ। यानी वो सबसे पहले तो वो अपनी रूटीन जनरेट कर, यानी अगर अंडर एज बच्चा है तो वो हफ्ते में 4 दिन अपनी रूटीन जनरेट कर ले। अर्ली मॉर्निंग उठे, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद ट्रेनिंग करे, एक्सरसाइज करे और जल्दी सोए, और अपना बेड बनाए, यानी बेड को क्लियर करे, और लोगों से मिलने वाला पार्ट, ये ट्रेनिंग जब इस बारे में बंदा सोचता चला जाएगा ना। देखें, मैं मेरी मेरी जो मोस्ट चेंजिंग आया ना मेरी लाइफ में, वो आया कोरोना से। कोरोना हुँ, में कोरोना से पहले ना मैं सिर्फ रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देता था, मैं बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। अब कोरोना के बाद से और अब तक कोई मैंने 81 बुक्स पढ़ चुका हूँ, और कोई अगर मेरा यूट्यूब आप देखेंगे ना, तो कोई 1500 से करीब बुक समरीज मेरे पास प्लेलिस्ट में मेरे है। हुँ। मैं सुबह उठता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, अपना टीवी ऑन करता हूँ, और पीछे सबकॉन्शियस माइंड में मेरे अनकॉन्शियसली चीज़ें फीड होनी है। तो बच्चों के लिए सिर्फ आपने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है? जी बिल्कुल पढ़िए। आपकी बहुत सारी बातें ना एटॉमिक हैबिट्स से मैं रिलेट कर रहा था कि यार 1% अ डे जो की जो बात कर रहे थे आप, वो काफ़ी ज़्यादा जेम्स क्लियर के कॉन्सेप्ट्स जो ना आप अप्लाई कर रहे थे क्रिकेट में। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एवर सीन एनीबॉडी डू दिस। हाँ, क्योंकि इसीलिए ना, देखें, आप वो बहुत सारी चीज़ें, ऑटोमन हैबिट हो गई, फिर इसी इसी से रिलेट करके, अब जैसे मैं मोस्टली एम्फेसाइज करता हूँ ग्रेट टीम प्लेयर, चैंपियन माइंडेड। तो चैंपियन माइंडेड के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? अभी जिसके भी आपने नाम लिए, ये सब बुक पढ़ते हैं। शान मसूद बुक पढ़ता है, जो बुक्स मैं मंगा के उनको दे रहा हूँ, या वो खुद ले रहे, पहले मैं मंगा के देता था, वो पढ़ रहे हैं। सऊद शकील बुक्स पढ़ता है, साइम अय्यूब बुक्स पढ़ता है, रोमान रईस बुक पढ़ता है, और कई प्लेयर है जो कि मेरा तो पहले ही काम है, वो आते ही मैं इतना लिटरेचर फेंक देता हूँ उनकी तरफ। और मैं रहता जहाँ मेरे पास लोग ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो उनके लिए सक्सेस ये है कि वो अगर मेरे तक पहुँच गए तो बस हो गया काम। यानी मेरे पास सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो इतनी 1 घंटे की ड्राइव कर रहे हैं, वो वहाँ तक आ रहे हैं, 1 घंटे में वापस जा रहे हैं। ये जो टाइम है ना, मैं उनको बताता हूँ, ये मेरे पास आने की वजह से नहीं हो रहा। ये जो आपकी डेडिकेशन है टुवर्ड्स कम इधर, कि मेरे पास आ रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो। ट्रेनिंग तो आप कहीं भी कर सकते हो ना, लेकिन उस टाइम जो आप सोच यार हम कुछ सीखने जा रहा हूँ, और जब वापस आ रहे हो यार मैंने कुछ सीख लिया है, तो वो टाइम आपको मिल जाता है। तो आपके सवाल पे मैं वापस आता हूँ कि जितने भी हमारे यंग क्रिकेटर हैं, वो अपना अंडर एज के क्रिकेटर अपने खाने-पीने पे और अपने कम्युनिकेशन पे अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अर्ली उठें और जल्दी सोएँ। बाकी उन्हें खेलना-वेलना सब अवेलेबल है, सब आता है। यानी अपना रूटीन जनरेट करें, और इस पैटर्न को वो अगर अच्छा सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो इस रूटीन को ईयर के अंदर 180 डेज़ लेंगे। हुँ, अगर कोई भी 180 डेज़ ले गया, अगर वो रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है ना, तो उसकी सक्सेस मैं आपको गारंटीड लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि वही बात है कि जब आप चलते रहते हो, तो आपको खुद ही देखें, रास्ता उसने प्लेयर ने खुद निकालना है। अभी जितने भी प्लेयर्स मेरे साथ खेल रहे हैं, वो सब खेलते मेरे पास हैं, लेकिन खेलते सब अलग स्टाइल से हैं। हुँ। तो उसकी रीज़न ही यही है।
कि भाई वो हम आपको पाथ डिज़ाइन करके दे सकते हैं, परफॉर्मेंस आप नहीं करनी। तो ऑल यंग क्रिकेटर जो सुन रहे हैं, सिर्फ वो 180 दिन प्रोसेस आउटकम के बारे में ना सोचें। टीम में नाम आता है नहीं आता है, देखें ये टाइम जोन है, किसी को अर्ली मिलता है, किसी को लेट मिलता है, तो वो अपने टाइम जोन का इंतज़ार करें। बस अपने आप का ये कोशिश करें क्या वो रेडी है कि नहीं है, कि मेरे टीम में नाम आता है तो मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ। हमारा काम इतना ही है कि हम रेडी हैं कि नहीं है, फिर अल्लाह का काम है कि वो आपको किस लेवल पे किस तरह से सक्सेस। हमारा इतना है कि मैं बस अभी अगर मुझे भी कॉल आती है कि यार आपने बिग बैश में आना है, तो मुझे कुछ उससे मैंने बैग उठाना है और जाना है, क्योंकि मैं रेडी हूँ। तो मुझे पाकिस्तान टीम से कॉल आती है तो मुझे कुछ सोचना या करना नहीं पड़ेगा। तो बस हर प्लेयर अपने आप को ये सोचे कि मैं रेडी हूँ, उस स्टेज तक ले जाए कि हाँ मैं रेडी हूँ, सक्सेस गारंटी है। इस सीजन इस्लामाबाद में आपने किन किन प्लेयर्स को मार्क किया और क्या गोल्स हैं आपके सीजन में अगले 4 हफ्ते के? देखिए मैं उन्हीं को मार्क कर रहा होता हूँ कि जो ना आउट ऑफ फॉर्म होता है और मेंटली लो होता है, वो मेरे टारगेटेड होता है, वो मेरे केस स्टडीज़ होते हैं। यानी मेरे ना ऐसे हाई डोपामिन एथुसियाज्म मेरा इतना बढ़ जाता है उनको देखे देखें। अभी हैदर है, कासिम अकरम है, फिर शादाब को कह सकते हैं, क्योंकि शादाब को उस जगह पे वापस लाना है। जैसे आपने भाई आज़म की बात की, आज़म को उस जगह पे लेकर जाना है, और इन प्लेयर्स को इसलिए उस जगह पे लेके जाना है कि इनको ट्रेन करने का मकसद ये है कि इनके होने से टीम की सक्सेस में फ़र्क पड़े। क्योंकि आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से कभी भी एलीट प्लेयर या अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। आपके स्टैट्स तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप जब तक आपकी टीम नहीं जीत रही है, आप नहीं, यानी आपकी सारी एनर्जी टूवर्ड्स टीम होती है, और आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस वो बाय प्रोडक्ट आउटकम होता है। Definitely. Hanif bhai, thank you very much for your time on the Islamabad United podcast. I was very motivated throughout. आपकी जो ideology है बहुत progressive है. I hope it catches on very well. And inshallah आपको बहुत success मिलेगा. Thank you very much. Thank you very Thank much. you. I appreciate it.